रहमान रहीम। मैं हूँ ताहिर परवेज़ मलिक। मेरे साथ आज मैर इरफान साहब हैं और अकरम साहब हैं। तो आज हमारी नज़रों से ये एक नया कानून गुज़रा 23 अगस्त 2022 को इसे असम्बली में नोटिफाई किया गया। ये ऑफिशियल गज़ट की सूरत में नज़र आ रहा है। तो हमने इसे आज पढ़ा, पहले थोड़ा सा इस रिकॉर्डेड वीडियो से पहले। तो हम ये चाह रहे थे कि इसको डिस्कस किया जाए। जो नए पहलू इसमें नज़र आए हैं मुझे, तो एक तो ये था कि इससे पहले जो कानून मौजूद था पंजाब के अंदर, वो था पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट मनी लेंडिंग एक्ट 2007। यानी इसके तहत 3/4 की हमारे पास FIR आ रही थी कि कोई भी शख्स किसी को प्राइवेटली अगर सूद पर पैसे देगा तो उसको उसके ऊपर उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑलरेडी 2007 में बना दिया गया था, और उसके साथ साथ उसकी पनिशमेंट 10 ईयर रखी गई थी। लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो मेरा ख़्याल है इस कानून के ज़रिए उन प्रॉब्लम्स को जो है वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश की गई है। उसमें जो है वो क्या करते थे कि वो उसको मॉडिफाई कर लेते थे, वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते थे जिससे ये लगे कि ये सूद लफ्ज़ इस्तेमाल करने से, क्योंकि ईवल भी अपने आप को इनोवेट कर रहा है, तो वो इस सूद की बजाय उसके अंदर सर्टन कंडीशंस ऐसी लगा देते थे। होता वो सूद ही था, लेकिन उसको जो है वो उसका कान उधर से पकड़ लेते थे, जिससे डायरेक्टली जो है वो उसमें भाम आ रहा था प्राइवेट मनी लैंडिंग एक्ट में। तो अब ये नया कानून था पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन्स एक्ट 2022। इसका सबसे बड़ा जो सेलिएंट फीचर इस कानून का ये है कि इसमें ये कह दिया गया है कि आज से पहले अगर किसी भी शख्स ने सूद जो है वो किसी से कमिट किया हुआ है, ये और इस कंडीशंस के मुताबिक जो इसके अंदर लिखी गई हैं उसमें वो कंडीशंस मौजूद हैं, उनके रिटर्न मुआहदे मौजूद हैं या ऑरल कमिटमेंट्स हैं, तो इस कानून ने फौरी तौर पर उसको एक्सटिंग्विश कर दिया है कि आइंदा से वो काबिल अदायगी नहीं होंगे। यानी ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है। और सबसे बड़ा एक तो ये है कि एक तो पहले, इससे भी पहले कि ये जो कानून बनाया गया है इसमें जो जूरिस्प्रूडेंस है वो इस्लामिक इस्तेमाल होगी। यानी इसकी इंटरप्रटेशन के लिए जिस तरह हमारे साथ पास QSO मौजूद है कि उसमें हमने ये कह दिया कि जब भी गाइडेंस रिक्वायर्ड होगी तो हमने इंग्लिश लॉ की तरफ जाना है या हमने इस्लामिक लॉ की तरफ जाना है। तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है सेक्शन, इसकी टोटल जो है वो सेक्शन 18 है, 18वां रिपील करने वाला। और 17 में ये बताया गया कि इन द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर एंसिलरी आर अकिन देयर टू द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना। यानी जो पंजाब गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, इसका तलाक अभी सिर्फ पंजाब के ऊपर है, दीगर प्रोविंसेस पर नहीं है। लेकिन इसमें उन्होंने ये कह दिया है कि अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन अब करनी है तो इसके लिए इंग्लिश जो जूरिस्प्रूडेंस को नहीं देखा जाएगा बल्कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को देखा जाएगा। तो इसका नाम जो इन्होंने रखा है द पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन एक्ट 2022, ये इसका नाम रखा। तो इसमें जो एक तो पंजाब, पहली तो यही है कि ये किस किस के ऊपर इसका तलाक होगा, पंजाब पर होगा इसका। और उसके बाद ये एडवांस जो है ये इसको लागू कर दिया गया है 23 अगस्त 2022 पे। इसमें जो कॉमन वर्ड्स हैं, जो पहले भी आपको पता है, अबैटमेंट क्या है, अबैटमेंट क्या होती है अकरम साहब? इमा सर ये PPC का 107 सेक्शन जो है उसके अंदर 107, उन्होंने कहा जो डेफिनेशन PPC के अंदर 107 की मौजूद है वही यहाँ पे अबैटमेंट है। यानी अगर कोई शख्स क्राइम किसी की माँ पर हो तो उसकी जो है वो सर्टन जो है वो डेफिनेशंस वो PPC से उठा के इन्होंने इधर डाल दी। फिर उन्होंने बारोअर और डेटर, यानी जो उधार लेने वाला है या जो मकरूज़ है, उसकी डेफिनेशन बताई है, पर्सन टू होम अ लोन इज़ एडवांस। अच्छा, इसमें क्लियर कट लाइन ड्रा की गई है कि प्राइवेट शख्स जो हैं, प्राइवेट से मुराद ये है कि जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनको ऑथराइज़ नहीं किया, वो प्राइवेट लोग हैं। यानी ये आस्ता आस्ता ये मशरूम्स की शक्ल में गली मोहल्लों में लोग आके बैठ गए हैं, जो दूसरे प्रोविंसेस से भी आ गए हैं, और आके उन्होंने अपनी घरों के बैठकों में ऐसी दुकानें बना ली हैं जिसमें वो आड़ में तो यही दिखाते हैं कि हम चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों को कर्ज़ की शक्ल में पैसे देते हैं और उन पैसों के ऊपर मखसूस मुनाफा लेते हैं, और वो बज़ाहिर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट सेल किया और इनसे हमने वापस ख़रीद लिए। तो ये जो एक इसमें एक एलिमेंट आ रहा था इस लॉ में, उसको कवर किया गया। और उसके बाद कोड इसमें CRPC, गवर्नमेंट से मुराद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। ये डेफिनेशंस को हम ओवरव्यू ले रहे हैं इसका। अब इंटरेस्ट बड़ा अहम है इसके अंदर कि भी सूद को, वो ये किसको कहता है कि सूद क्या है? सूद वो कहता है कि इंटरेस्ट इंक्लूड्स एनी अमाउंट बिग और स्मॉल। यानी ये भी अभी रेलिवेंट हो गया है इसके अंदर
कि जी वो तो मैंने 10 रुपये लगाए थे, मैंने 20 रुपये लगाए थे। यानी यहाँ पर उसको जो सूद है, जो इंटरेस्ट है, वो उसकी जो है वो अमाउंट मैटर नहीं कर रही ओवर द प्रिंसिपल इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन और डेट। यानी ये भी कई दफ़ा ऐसे कई बेचारे दोस्त जो हो जाते हैं कि जी ये तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। इवन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में लोग चले जाते हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा होता है कि जी ये मैंने इससे सूद के पैसे लेने हैं और इसे कहेंगे जी मुझे कोर्ट मुझे दिलवाए। तो ऐसे अब ये ख़तरनाक हो गया, पंजाब में तो बाकायदा ये कानून बन गया कि इस तरह नहीं हो सकता। अब वो कहते हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर द लोन इज़ टेकन फॉर द पर्पज़ ऑफ कंजम्पशन और फॉर सम प्रोडक्शन एक्टिविटी। आप क्या समझते हैं इससे, कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक्टिविटी से क्या मुराद है? सर ये कंजम्पशन इस्तेमाल मतलब ये गिरवी की तरफ लेके जा रहा है, या जो मतलब किसी से पैसे लेके वो एक ट्रेंड बना हुआ है कि मैं आपके पैसों से बिजनेस करूंगा, उसमें से जो मुनाफा होगा वो हम आधा आधा कर लेंगे। ये उस चीज़ को कवर करने की कोशिश किया इन्होंने। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इसमें क्या कि लोन लिया जाए किसी कंजम्पशन के लिए, जैसे मैं कहता हूँ कि इस्तेमाल के लिए, जी मैंने जाना है, मेरा बच्चा अस्पताल में दाखिल है, ये कंजम्पशन है कि उस पैसों को मैंने कंज्यूम कर लिया। अब प्रोडक्शन से क्या मुराद है, यानी आगे प्रोडक्शन से मुराद ये है कि भी दो मैं ये लूँगा पैसे और मैंने एक प्रोडक्शन यूनिट लगाया है, मैं यहाँ पर जैकटें बनाऊँगा और जैकटें बना के मेरी जैकटें बिके ना बिके, मैं तुम्हें फ़िक्स पैसे दूँगा हर महीने कितने पैसे। मुनाफे पे कारोबार करने को और सूद पर कारोबार करने में जो बुनियादी फ़र्क वो यही है कि उसमें मुनाफे में रकम का तयन नहीं होता जो जो आगे मिलनी है, जबकि सूद के अंदर फ़िक्स हो जाता है कि तुम्हारा कारोबार चले ना चले, मैंने तुमसे लाख रुपए पे 10,000 ले लेना। अगर कोई शख्स अगर ये दोनों मिल के बिज़नेस करते हैं और वो कहता है कि ठीक है हम मिल के बिज़नेस करते हैं और जो आएगा उसमें से मुनाफा हो, तब भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अगर हो जाती है तो फिर, और वो उसमें कोई फ़िक्स अमाउंट तय नहीं होती तो वो सूद नहीं होता। तो यहाँ वो कहता है कि प्रोडक्शन के लिए चाहे ले, चाहे वो अपनी कंजम्पशन के लिए ले, यानी जब वो डेफिनेशन दे रहा है इसकी, वो कहता है कि भी उसको इंटरेस्ट कहा जाएगा बाय द वे। अब कई लोग कहते थे जी हमने तो मिलके यूनिट लगा लिया था जी, हमने तो जनाब इसमें अपना एक सिलाई का कीड़ा लगाया था, मैंने कौन से लेके इस्तेमाल किए हैं, हमने तो जनाब कारोबार किया मिलके। तो इसके लिए वाज़ेह एक लाइन बता दी गई है कि भी कोई शख्स जो है वो कंजम्पशन के लिए भी और साथ प्रोडक्शन को भी कवर कर लिया गया है इस लॉ के अंदर। अब वो फिर आगे चलता है कि वेदर द सेम इज़ चार्ज्ड आर सॉट टू बी रिकवर्ड स्पेसिफिकली बाय वे ऑफ इंटरेस्ट आर अदरवाइज आर फाउंड सो टू बी रिकवरेबल बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। चाहे ये भी लिखा हो उसमें कॉम्पिटेंट कोर्ट के ज़रिए होगा तो तब भी उसको इंटरेस्ट कहा जाएगा। यानी इन्होंने और इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन की 3 किस्में इन्होंने इसमें बयान कर दी हैं। ये भी इन्होंने ये जो नया कारोबार जो सूद की शक्ल चेंज की थी, तो वो आपको ज़्यादा याद होगा कि जब एक हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया था कि ख़ास दिन जो मछली का शिकार बैन किया, तो वो जो उस कौम के लोग थे उन्होंने वो दरियाओं को डाइवर्ट करके अपने पास ले आए, और वो इस तरह को वाक़या हम पढ़ते हैं अपने मिथ में है। तो इसी तरह जब इन्होंने प्राइवेट मनी लैंडिंग ख़त्म की तो अब लोगों ने क्या 3 चीज़ें इसमें कवर हो गई कि वेयर डिफरेंसेस इन प्राइसेस आर एक्सचेंज्ड। ये जो 3 कंडीशंस बताई हैं ना इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन, नंबर 1 ये है कि वेयर डिफरेंसेस इन प्राइसेस आर एक्सचेंज्ड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स बाय द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। यानी आप कोई भी चीज़ इन्वॉल्व किए बगैर चीज़ उसके रेट में फ़र्क डाल लेते हैं, मतलब लेते पैसे ही हैं, शो ये करते हैं कि जी ये मोबाइल दिया। वेयर डिफरेंसेस इन प्राइसेस आर एक्सचेंज्ड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स बाय द पार्टीज़, कि समझ रहे इस बात को? अच्छा, दूसरा ये कि वेयर सेल इज़ मेड ऑन क्रेडिट फॉर हायर प्राइस एंड रीपरचेज ऑफ द सेम ऑफ लोअर प्राइस ऑन कैश, कि किसी को कहे जी मैंने तुम्हें ये किस्तों पर ज़्यादा महंगी दी है, तुम मुझे अभी वापस भेज दो कैश, लो प्राइस नकद मुझे वापस कर दो जो, और बेसिस बाय द ओरिजिनल, उसका एक खाता बना दिया इस चक्कर में उन्होंने, बेसिस बाय द ओरिजिनल और ना गिवन ट्रांजैक्शन, कि वो ट्रांजैक्शन वही है। यानी अगर ट्रांजैक्शन डिफरेंट हो जाती है कि एक दफ़ा वो ले गया लेकिन हफ्ते बाद, अब ये इंटरप्रिटेशन अदालतों ने करनी है या किसने करनी है? अगली क्या है सर इंटरप्रिटेशन में इसमें कि मसला तो आएगा। लेट्स सपोज इसी लास्ट लाइन को ही हम बेस बना लेते हैं। इसमें जो बंदा एक गुड दे रहा है किसी भी प्राइस पे, वो दोबारा वो इसमें वो कह रहा है कि वही खरीदे, लेकिन अगर मैं चीज़ दे रहा हूँ मैं अपने नाम पे दोबारा नहीं खरीदूंगा, मैं इसके नाम पे खरीद लूंगा, मैं साथ बैठे भाई के दोस्त के नाम पे खरीद लूंगा। अच्छा, लफ्ज़ इसमें इन अ गिवन ट्रांजैक्शन, गिवन ट्रांजैक्शन। अब इसको ये नहीं है साथ वाले के नाम पे चाहे खरीदे, लेकिन ट्रांजैक्शन तो वही है सर, बात तो वो हो गई ना। लेकिन अगली बात यही है कि फिर उसके बाद आगे चलें वो 2 दिन बाद आगे भेज देगा,
मतलब लेकिन इंटरप्रिटेशन तो फिर लॉ तो इंटरप्रेट होना है इसके बाद, लेकिन फिर देखा जाता है कि इंटेंशन क्या है। वो मैंजरिया की बात आती है और एक्टसरिया की बात आती है कि अगर एक क्रिमिनल इंटेंशन के साथ एक बंदा प्लान कर लेता है ऐसी चीज़ कि अभी वो यही कारोबार करता है, लेकिन करता क्या कि 2 दिन बाद वो जो ना लेता है ये कारोबार कागज़ों में कहता है अब आज नहीं लूँगा, आज ये तुम ले जाओ, 2 दिन बाद आगे तुम यही चीज़ मुझे जो है ना नगद भेज देना, डब्बा खोल लेना। तो अगर वो इस तरह करता है तो वो अल्टीमेटली वो उसकी मैंजरिया तो है क्राइम की। तो वो इसमें एक इंटरप्रिटेशन तो कोर्ट्स ने करनी है, एक इंटरप्रिटेशन वो होगी जो पुलिस करेगी जो उसका दिल चाहेगा, जहां नहीं भी बनती होगी कहीं वो इंटरप्रेट करके वो ये ऑफेंस मेड आउट कराएगा। जहां पे उसका दिल नहीं मान रहा, आप सारी चीजें भी ले जाएंगे तो वो कहेगा जी ये इंटरप्रेट इसमें फाल ही नहीं कर रहा, ये ऑफेंस मेड आउट नहीं होता। अच्छा, इसका बड़ा खूबसूरत हल निकाला है। ये हमारा शुरू से गिला रहा है कि जी वो पुलिस को पास जब पार्स दी गई हैं तो उसकी अब्यूज़ उसके साथ जुड़ी हुई हैं। जहाँ भी इख्तियार होगा ना वहाँ उसकी अब्यूज़ भी होंगी। लेकिन इस एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली इसको कवर किया गया। जब हम आगे जाके इसको पढ़ते हैं या पहले उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली जो है वो जस्टिस ऑफ पीस को इस्तेमाल किया। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जैसे ही आप इसकी दरख्वास्त देंगे, इसको मैं अभी पढ़ रहा था, हाँ 6 है, 6 में ये कहा गया है कि आज जस्टिस ऑफ पीस शेल within 3 days on receipt of any application or complaint with regard to the commission of an offence under this act order the local police to register a case। यानी वो जो इंटरप्रिटेशन थानेदार अपनी कर रहा है, इसमें एक ये भी वहाम था कि ये इनका ख्याल था कि इस कंप्लेंट का मतलब यह है कि इस तरह की सारी शिकायतें हम सीधा जस्टिस ऑफ पीस के पास ले जाएं। ठीक है, लेकिन इसके साथ मिला के जस्टिस मंजूर मलिक साहब की जजमेंट पड़ी जाएगी। एक तो पहले इसको कॉग्निजेबल स्पेशल बनाया गया है, इसके 9 में लिखा गया ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस है। जब काबिल दस्तंदाजी पुलिस है दैट्स मीन के 154 के तहत ये पहले रजिस्टर में दर्ज होगी, या दूसरा ऑप्शन है कि नहीं हो रही है तो फिर आप वो सुप्रीम कोर्ट तक अपना जो ऑप्शन है वो ऑपरेट करके आएंगे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा फिर कि अगर आपको जाना है सुप्रीम कोर्ट तक, सॉरी कह रहा हूँ कि हाई अप्स जो एग्जेक्टिव हैं उन तक आप एप्लीकेशनें दे के जाएंगे। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि 3 डेज़ के अंदर अंदर जो है या आप पहले दरख्वास्त था SHO को दें, फिर SDPO को दें, फिर SP को दें, फिर DIG या DPO को दें, फिर आप IG एड्रेस करें, तो 3 दिन के अंदर तो वो सुन ही नहीं सकता इसको। तो लेकिन इन्होंने जो लॉ की इंटेंशन यही है कि आप दरख्वास्तें दें। अब और बोलें सर, इसमें अगर वो 22 AB जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियार की तरफ ही हमने जाना है तो फिर तो इस लाइन की ज़रूरत ही नहीं है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो पुलिस अगर उस पर नहीं वो जो हमारा जो कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही तो उसमें तो ऑलरेडी हम 22 AB में वो प्रैक्टिस में जा रहे हैं, तो उसमें तो इस लाइन की फिर ज़रूरत नहीं है। नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन उन्होंने जो टाइम लाइन दे दी ना इसके अंदर 3 डेज़ की, यानी इसके अंदर सीरियसनेस लेजिस्लेचर ने अपनी जो है शो की है कि इसको आपने किसी खड्डे में नहीं डालना। उन्होंने कहा जी जैसी दरख्वास्त आती है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे डील किया जाए, और एक इख्तियार एक विक्टिम को मिल गया कि वो विदिन 3 डेज़ के बाद चौथे दिन वो चला जाए तो वो जज साहब ये नहीं कह सकते या जो जस्टिस ऑफ पीस है कि तुम क्यों आ गए, 4 दिन तो तुम्हें हुए। तो यानी अल्टीमेटली ये एक विक्टिम को रिलीफ दिया गया। प्रोसीजर तो मौजूद था लेकिन वो लेंथी था। या यूँ कह लें कि अब 2 चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है कि जब भी आपने 22 से 22B में जाना है आपने एग्जेक्टिव अफसर्स की पूरी चेन को टच करके उनकी रसीदें साथ लगा के आना। एक तो ये अब अपना पहला जो है ना वो हमारे पास प्रोसीजर था, लेकिन अब उसके ऊपर नई लेजिस्लेशन हो गई है कि उन्होंने कहा कि नहीं आप 3 डेज़ में आएँ। लेकिन 3 डेज़ में इसका फैसला करना है जस्टिस ऑफ पीस ने या 3 डेज़ के अंदर अंदर आना? लिखा जस्टिस ऑफ पीस shall call within 3 days on receipt of any application or complaint with regard to the commission of an offence under this act order करेगा। 3 दिन में, 3 तीसरे दिन लाजमी नहीं है, उसका टाइम नहीं है, ये ऑर्डर का 3 दिन के अंदर अंदर। यानी जब भी वो उसको इन्वोक करेगा उसकी जुरिस्डिक्शन को। तो ये बात जो है कि जो इंटरप्रिटेशंस का गिला है हमारा कि जी थानेदार जो है उस क्राइम की जो इंटरप्रिटेशन अपनी मर्ज़ी से कर लेगा, तो उसकी एक रेमेडी इसमें जो है वो बड़ा जो है ना ताकतवर किस्म का एक रिलीफ दिया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो सीरियस नेचर के जितने भी ऑफेंसेस हैं जिनमें जो है केओस का ख़तरा होता है, पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का ख़तरा है, तो उनमें भी फौरी तौर पर FIR इसी तरह ही इसकी रहनुमाई में होनी चाहिए। अब दूसरी बात उन्होंने कहा जी वेयर 2 प्राइसेस आर स्टिपुलेटेड इन द सेम डील दैट इज़ टू चार्ज लोअर और डिस्काउंटेड प्राइस फॉर शॉर्टर पीरियड। यानी इसमें क्या है कोई चीज़ बेची जाती है वो कहता है थोड़ी देर में तुम वापस कर दोगे, 2 पेमेंट्स लिख दे वो क्योंकि भाई 6 महीने में इतने पैसे, 1 साल में इतने पैसे। तो जब वो फिक्स कर देगा इन दोनों अमाउंटों को तो ये भी सूद कहलाएगा। हालांकि इससे कंज्यूमर को नुकसान हुआ है। मतलब कंज्यूमर अक्सर अगर साथ पर कोई चीज़ लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी जो हमने 10 महीने बाद इतने पैसे देने हैं, अब वो 2 महीने बाद जब वापस आ जाता है तो वो कहता है मुझे 8 महीने जो मेरा तुमने किराया लगाया है उसको छोड़ दो।
तो यानी वो ये कह रहा है कि आप इस कानून के मुताबिक आप इसकी दो कीमतें मुकर्रर नहीं कर सकते, दो पीरियड्स के लिए मुकर्रर नहीं कर सकते, ये इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन कहलाएगा। यानी ये तो कानून बन गया ना, हमने तो इसको अबाइड बाय करना है। अच्छा, लोन और डेट मीन्स वो उसकी डेफिनेशन आ गई। अच्छा, एक नया लफ्ज़ इंट्रोड्यूस हुआ है जो हमें याद करना पड़ेगा, वह मोलेस्ट, MOLEST, शायद इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है वो देख लेंगे, लेकिन MOLEST मोलेस्ट। यानी ये वो मामला है कि जो लोग आके हरासा करते हैं। मतलब पिछले दिन आपको याद होगा हमारा एक केस था कि जिसमें एक छोटी माइक्रो फाइनेंस बैंक ने जो है वो नाक में दम किया हुआ था उनके रिकवरी वालों ने। तो उसमें उनको भी इन्होंने एड्रेस किया इस इशू को कि जो लोग बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट लोग, इवन कई लोग हैं, उन्होंने जो है वो बाकायदा बहुत सारे गुंडे हायर कर लिए जो जाके जो लोगों को अपने इस सूद के चंगल में फंसाते हैं और बाद में फिर वो उनके दरवाजे पे बैठ जाते हैं जाके। तो इसको मोलेस्ट का लफ्ज़ क्या, पर्सन शैल बी डीम टू मोलेस्ट अनदर पर्सन इफ़ ही, मतलब डिफाइन कर दूँ, ऑब्स्ट्रक्ट्स, रोके, आर यूजेस वायलेंस आर क्रिमिनल फोर्स टू आर क्रिमिनली इंटीमिडेट सच अदर पर्सन। अच्छा, मज़े की बात यह कि होता क्या था, उन लोगों का एक नया ग्रुप बनाया था कि वो अगले के दरवाजे पे चारपाइयाँ डाल देते थे। अब वो कहते थे क्राइम तो कोई भी नहीं हुआ, आप 15 पे कॉल करते हैं कि जी मेरे दरवाजे पे एक बंदा बैठा हुआ, कहता जी मैंने तो इससे पैसे लेने। अब ये किसी का ऑब्स्ट्रक्ट कर देना ये क्राइम नहीं था इससे पहले, इस चीज़ को मिसयूज़ किया जा रहा था। तो स्पेसिफिकली इस लॉ के अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन जो थी कि किसी की ऑब्स्ट्रक्ट करे, किसी भी तरीके से करे, अगला यूजेस वायलेंस करे, या वो खड़ा होकर बोलना शुरू कर देता है, या वो कहता है मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा, या कहता है तुम घर आके दिखाओ। तो ये सारी चीज़ें अगर उसने कर्ज लेने के लिए किसी शख्स ने उसको दिया कर्ज और वो मॉलेस्टिंग शुरू कर देता है तो उसकी अलग से पनिशमेंट आगे आएगी। और या इंटरफेयर्स विद एनी प्रॉपर्टी ऑन्ड और यूज बाय हिम और डिप्राइव हिम ऑफ और हिंडर्स हिम इन द यूज़ ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी, यानी वो जाता है उसकी मोटरसाइकिल छीन लेता है, वो कहता है जी इसकी प्रॉपर्टी का किराया आइंदा से मैं लूँगा क्योंकि इसने मुझसे तय किया मुझे ये पैसे दे। तो इसको भी इन्होंने मॉलेस्ट की डेफिनेशन में ले आए हैं। यानी डज एनी एक्ट कैलकुलेटेड टू इंटिमिडेट द मेंबर्स ऑफ द फैमिली और सच अदर पर्सन, ये भी इन्होंने अब कवर कर दिया कि अक्सर कर्जा लेके बंदा भाग जाता है, उसके पीछे वाले जो हैं उसको हरासा करना शुरू कर देते हैं, या उसका कोई गारंटर है उसको तंग करना शुरू कर दिया। तो इसमें उन्होंने कवर किया कि वो भी मॉलेस्ट कहलाएगा। फिर मनी लेंडर की डेफिनेशन वही होगी, प्रिस्क्राइब्ड भी वही हो गया, रूल्स और प्रोविंस सबको पता है। अब 3 में जैसे वो 3 और 4 था, इसमें भी 3 और 4 ही है, यानी FIR 3-4 की होगी। 3 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट मनी लैंडिंग, नो मनी लेंडर आइदर इंडिविजुअली और इन ग्रुप ऑफ पर्सनस। यानी ये FIR जो है वो अकेला आप दें या आप कोई अपनी एसोसिएशन बना लें, आप फर्म बना लें, कंपनी बना लें और आप प्रॉपर इजाज़तें ना लें, तो उसको भी कवर कर लिया इन्होंने। शेल लैंड मनी ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, गुड आर इन काइंड और एनी अदर पर्पज़ आर एडवांस लोन टू एनी पर्सन। अच्छा, एक नई अब टेक्निक आई थी, शायद आप भी इस देखते होंगे, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन डेवलप हो गई, आपको मार्केटिंग करते हैं कि जी आप हमसे शॉर्ट कर्जे लें। जी। यानी ये आपको रोज़ाना ये मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए वो कर्जा देते हैं, फिर कर्जा देने के बाद वो बल्कि ये रास्ता करते हैं कि वो आपके डाटा तक एक्सेस हासिल कर लेते हैं। जी सर, इसमें लास्ट टाइम हमने एक एप्लीकेशन, बल्कि एक नहीं, हमने दर्जनों एप्लीकेशन ड्राफ्ट की थी। वो ये कोई बर वक्त और कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं, वो जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हम उन्हें जब अलाउ करते हैं ना, तो वो इस तरीके से उन्होंने एप्लीकेशन डिज़ाइन की होती है कि आपका जो भी डेटा, ख़ासकर नंबर हैं, जो मोबाइल नंबर हैं आपकी फैमिली के, आपके फ्रेंड्स, वो सारे किसी तरीके से उनके पास पहुंच जाते हैं। फिर वो नंबरों से हिसाब लगाते हैं कि आपका ससुराल कौन है, कौन कौन से लोग हैं जिनको टच करके आपको जो है ना वो हम ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से वो पहले हमें बताते हैं कि यार वो फ़लाँ जो आपके नंबर हैं हम उन पे कॉल करेंगे। अगर हम फिर भी उनका जो पैसे हैं वो वापस नहीं भिजवाते, वो फिर थोड़ा सा टाइम देते हैं, घंटे के अंदर अंदर अगर नहीं करवाते तो वो फिर बाकायदा उन लोगों को कॉल करते हैं। तो ये इसको मॉलेस्टिंग कहलाएगी। मॉलेस्टिंग, ये बिल्कुल ये आइंदा उस वक्त हम बना रहे थे तो हमें समझ नहीं लग रही थी कि अब इसको कहाँ पे कवर करें, किस में डालें। बिल्कुल। तो अब ये इस कानून के ज़रिए ये मॉलेस्टिंग होगी कि भी मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए छोटे छोटे कर्जे लोगों को दे दिए, और कर्जा और देने के बाद उन्होंने ये ढंग पकड़ लिया कि आपके रिश्तेदारों को, लोगों को शोर मचाना है। अब 20-30 हज़ार के लिए कौन बंदा अफोर्ड करता है कि सारी बरादरी में ये पता लग जाए कि ये तो मकरूज़ है और पैसे नहीं दे रहा।
तो वो ये बड़ी अच्छी गुड स्टेप है कि इसमें जिसने भी इसको ड्राफ्ट किया उसने इन एंगल्स को भी एड्रेस किया। सर लेकिन इसमें स्टार में वो जो जिनको लाइसेंस इशूड हैं जो इंस्टीट्यूशंस, उनको फिर भी ये भाम रहेगा कि ये जो मॉलिस्टिंग है और जो दूसरे हैं, जैसे हमने वो टेलीनार माइक्रो फाइनेंस वाली बात की है, तो जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास लाइसेंस है वो बदस्तूर जो है ना वो इसमें अभाम रहेगा। नहीं अभाम नहीं है, ये पहले क्लियर हो चुका है। इससे पहले तक ये था, एक बार आज से 8-10 साल पहले की बात है कि बाकायदा ऐसी टीमें हायर कर ली बैंक्स ने कि जो अपनी गाड़ियां पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाते थे। तो इस पर एक दफ़ा पुरानी बात है कि लोगों ने खुदकुशियाँ तक की। तो फिर बड़ा स्पेसिफिकली उस वक्त आर्डर जो है कि कोई भी बैंक जो है वो किसी के दरवाजे पे नहीं जा सकता, कोई गुंडा पार्टी हायर नहीं कर सकता। देयर इज़ अ वे, अब बैंकिंग कोड में जाएं, मतलब बैंकिंग कोड में आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, आप अपना वहाँ पे दावा करें और उसके मुताबिक वो जो दावे करते हैं तो वो अच्छे दावे ड्राफ्ट करके लाते हैं, यानी उन्होंने कोर्ट फीसों के ऊपर लिखे होते हैं और विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड वो डिग्री हो जाते हैं। प्रोसीजर मौजूद है, यानी जो कानून के मुताबिक जो अदारे चल रहे हैं वो शॉर्टकट्स उन्होंने ढूंढे हुए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी जो आवाम है वो उसके लिए हम इतने पैसे, 15,000 तो कोर्ट फीस है। अब जो स्मॉल जो छोटे कर दें हैं ही 30-30, 35-35, 50-50 लाख रुपए छोटे कर दें, तो वो बैंक को ये भी लगता है कि पता नहीं ये ना हो जाते ही सेटलमेंट हो जाए हमारे, तो वो पैसे जो है वो अपना ज़ाया हो जाएंगे, वकील की फ़ीस भी ज़ाया हो जाएगी। तो ये उन्हें अच्छा लगता है कि भाई हम जो 2-4 बंदे ऐसे हायर करें जो बात अच्छी कर सकते हों, चाहे वो कोई रिटायर एग्जेक्टिव अदारों से हों या कोई वो किसी और, यानी वो जो बारो शख्सियत रखते हैं वो जाके बैठ जाते हैं। तो ये मॉलेस्टिंग को अब क्राइम डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। इसकी सेपरेट हम ज़्यादा इसकी लंबी हो गई है बात, लेकिन ये इसमें मैं क्राइम वो पढ़ दूँ बाकायदा। पर्पज एट एडवांस लोन टू एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग इंटरेस्ट देयर इन और शैल कैरी ऑन एनी इंटरेस्ट बेस्ड ऑन इन द प्रोविंस whoever contravenes the provisions of subsection 1 shall be punished with imprisonment for either 10-year punishment है, बट शैल नॉट बी लेस दैन 3 ईयर, यानी जो ये जुर्म करेगा 3 से कम सज़ा नहीं होनी। यानी इससे पहले 392 के साथ भी अटैच है कि उसमें 3 साल से कम नहीं होगी, 395 या 94 में है कि शायद 4 साल से कम नहीं होगी, तो यहाँ भी अटैच कर दी कि घट तो घट सज़ा भी जी ना 3 साल है, वध तो वध 10 साल। उसके बाद पनिशमेंट फॉर अबैटमेंट, उसकी हुएवर इंटेंशनली और विलफुली अबैट्स एंगेज असिस्ट, वही वाली उसके साथ जो उसके मामला होते हैं। इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन इन ऑफ 3 शैल आल्सो बी लायबल टू पनिशमेंट, कि उसको भी उतनी सज़ा होगी जो अबैटमेंट का होगा। अच्छा, इसमें मॉलेस्टेशन की पनिशमेंट जो है, जो अगर करेगा बारोवर को तंग करेगा, कि उसकी 5 ईयर है। अब सेक्शन 5 उस पर लगेगी जो बंदा आगे किसी को भी इस तरह से तंग करने की कोशिश करता है। अब सेक्शन 6 में कंप्लेंट की बात हमने पहले कर दी कि जस्टिस ऑफ पीस को इसके अंदर स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया गया और विद इन 3 डेज वो उसका डिसीजन करेगा। साथ में लायबिलिटी टू पे इंटरेस्ट एंड डेट टू स्टैंड एक्सटिंग्विश्ड, ये सबसे बड़ी बात है कि सेक्शन 7 में कह दिया कि आज के बाद, आज से पहले अगर किसी ने भी किसी का सूद देना तो वो ख़त्म। यानी ये इससे एक तूफ़ान जो है वो लिटिगेशन का अदालतों की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई अब वो जो है ना पीछे जो लोग हैं वो यानी अब उनको तो पता नहीं था, एक बेवा है औरत है उसको पता ही नहीं है, सोसाइटी में एक ट्रेंड बना हुआ है कि वो किराए पर मकान गिरवी लेती है, मकान उसी मालिक को वो किराए पे दे देती है और वो महीने का पैसे लिए ले रही है। ऐसे हज़ारों पंजाब के अंदर ऐसे एग्रीमेंट्स मौजूद हैं कि जिस औरत ने पैसे जमा किए हैं उसने वो यही सोचा कि कहा कोई बैठक गिरवी पे ली और बजाय किसी और को किराए पे देने के उसने उसी मालिक को दे दी, और वो मालिक जो है वो पैसों के नीचे फंसा होता है और एक ही बैठक वो 10-10 बंदों को दे देता है। अदरवाइज़ क्राइम नहीं है कि वो अपनी गिरवी पे लेती है, लेके अगर वो किसी को भी किराए पे किसी और को दे देती तो वो क्राइम नहीं है। लेकिन वो क्या लालच में आ जाती है कि भाई लाख रुपये पे 10,000 मिलेगा, और वो क्या करता है, मालिक फंसा होता है, वो बहुत सारे लोगों से 10-10 हज़ार तय कर लेता है। अल्टीमेटली वो मकान भी किसी तीसरे को बेच के चला जाता है और ये फिर सारे लोग सड़क पर होते हैं। यानी 15 साल से ऐसे हो रहा है। उसके बाद लिखा कि लायबिलिटी टू पे एक्सटिंग्विश हो गई आज, उससे पहले ऑफेंसेस टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट, उन्होंने कहा जी मजिस्ट्रेट साहब सुनेंगे इसको। कॉग्निजेंस कॉग्निजेबल बना दिया। एडजस्टमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, अच्छा इसमें आगे भी कोर्ट को कुछ इख्तियार दिए। इन्होंने लिखा कि द ट्रायल कोर्ट, यानी ये ट्रायल के अंदर स्पेशल लॉ है, इफ़ इट इज़ प्रूव्ड दैट द मनी लेंडर कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल ऑर्डर दैट द इंटरेस्ट ऑलरेडी पे टू द मनी लेंडर इज कंसिडर्ड एज पेमेंट टुवर्ड द प्रिंसिपल अमाउंट, कि साबित हो जाता है कि इसने आज तक 50,000 रुपया लिया था और 20,000 रुपया इसने सूद की मद में दिया है, तो ट्रायल कोर्ट को ये इख्तियार दे दिया कि वो इसको कंसिडर करेगी ये प्रिंसिपल अमाउंट है। फिर प्रोवाइडेड दैट वेयर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय बारोर एक्सीड द प्रिंसिपल अमाउंट द कोर्ट शैल ऑर्डर द मनी लेंडर टू रिटर्न सच एक्सेस अमाउंट टू द बारोर। फौजदारी अदालत को इख्तियार दे दिया। ये नहीं कहा कि सिविल कोर्ट में जाओ अपने पैसे से ढूंढते फिरो, जैसे चेक में हुआ है कि चेक में वो कहते हैं कि इधर हम सिर्फ सजा देंगे, नहीं चेक में 489F में
पैसे लेने हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर 37 का दावा करो जाके। यहाँ फौजदारी कोर्ट को वेल इक्विप्ड कर दिया सेक्शन 10 में कि भी भाई तुम अब करोगे। और रिकवरी ऑफ सम्स फिर आगे ये कि जो पैसे कैसे रिकवर होंगे, वेयर पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन मनी लेंडर अंडर दिस एक्ट और द अमाउंट ऑर्डर टू बी रिटर्न इज नॉट पेड, ये भी प्रोसीजर दिया गया, वो देना नहीं फिर करांगे। देन द कोर्ट में ऑर्डर टू रिकवर द अमाउंट सो पेबल बाय सेलिंग द एसेट्स बिलोंगिंग टू, उसकी सेल करेगा, उसकी प्रॉपर्टी बेचने का ऑर्डर कोर्ट कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है, और ये फौजदारी अदालत करेगी। आगे इन केस द अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम सच पर्सन इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लास ए, के भी उसकी कोई शाय नहीं लभ दी। द कोर्ट मे प्रिपेयर एंड साइन अ सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम, एक सर्टिफिकेट तैयार करेगी एंड सेंड इट टू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच सच पर्सन ऑन एनी प्रॉपर्टी। यानी प्रिसेप्ट का कॉन्सेप्ट दे दिया कि तो बढ़ा के फौजदारी अदालत एक रसीद तैयार सर्टिफिकेट तैयार करेगी, देखो इन्ने पैसे लेने ने तो उस इलाके दे और रिजाइड आर कैरी द एंड द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑन रिसीट ऑफ सच सर्टिफिकेट शैल प्रोसीड टू रिकवर फ्रॉम द सेड पर्सन द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट एज, यानी उस इलाके का जो कलेक्टर या रेवेन्यू वाले हैं उनको एक सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। लेकिन जो ये काम कर रहा है डेफिनेटली वो अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं कहीं बताएगा, कहीं ऑन ही नहीं करेगा, कहीं भी वो जो है ना वो शो नहीं करेगा मेरी प्रॉपर्टी है। सर ईवल जो है वो ईवल जो है ना उसने तो आगे आगे भागना है। ईवल तो सर्वाइव ही तब कर रहा है कि वो इनोवेट कर रहा है। मतलब वो तो देखें, ये तो आप कहेंगे जिसमें लूप होल्स हैं तो वो तो होते हैं, इसी वो तो अपना काम अब फिर मज़ीद अपने आप को मॉडिफाई करेगा। ये तो इनोसेंट अवाम का काम है ना। जब आप किसी से कर्जा लेंगे, अगर आप लॉ से बाकायदा अवेयर होंगे तो आप पूछेंगे भाई तुम किधर रहते हो, तुम्हारे पास क्या चीज़ है। बैंक नहीं देता कर्जा जब आपको, तो वो हज़ार चीज़ों पे साइन करा लेता है। तो जब आप किसी से ट्रांजैक्शन करें, आप बीइंग मतलब लीगल पर्सन जो है, लोग आपको इंगेज करते हैं कि मैं इस ट्रांजैक्शन में इंगेज होने लगा हूँ, तो ये प्राइमरी प्लेस है जो कोर्ट्स हैं जहाँ पर लोग आते हैं और कहते हैं हमारे मुआहदे सिक्योर कर दो। तो जो आप मुआहदे जब एक वकील जो है वो मुआहदा सिक्योर करेगा तो वो इस तरह आपको फंसाएगा नहीं। और अगर ये इस तरह के मुआहदे आप बाहर स्टाम्प फरोशों के पास जाके बैठो, जो स्टाम्प फरोश भी नहीं होते, जो लीगल एसोसिएट्स बने हुए हैं, यानी लीगल क्वैक्स जिनको मैं कहता हूँ, तो उनके साथ करेंगे तो आपको ऐसा उलझा देंगे कि आपको साल जो है वो उसकी पनिशमेंट होगी। आगे उन्होंने इसकी अपील दे दी कि सेव एज प्रोवाइडेड एनी पर्सन एग्री बाय एनी और डिसीजन गिवन सेंटेंस, उसको कहा जी वो CRPC के मुताबिक इसको हैंडल करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि पावर टू डिपॉजिट इन कोर्ट मनी ड्यू और लोन, कि कोर्ट के अंदर भी जमा हो सकता है। वेयर एनी लेंडर वेदर अ मनी लेंडर एज डिफाइंड इन दिस एक्ट और अदरवाइज रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द होल और एनी पोर्शन ऑफ द मनी और अदर प्रॉपर्टी ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज लोन विदाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर वो लेने से इनकार करेंगे ना, मैंने सूद देंगे तो मैं फिर लाऊंगा, देन क्या होगा, द डेटर मे डिपॉजिट द सेड मनी और प्रॉपर्टी इनटू द कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन टू डिटेन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ सच लोन एंड अप्लाई टू द कोर्ट, यहाँ सिविल कोर्ट इन्वॉल्व कर दी यहाँ पे आगे, एंड अप्लाई टू द कोर्ट रिकॉर्ड फुल और पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द लोन एज द केस में भी। यहाँ CPC खोल दी आपके लिए इसने कि भी एक बंदा आता है वो कहता है जी मैं इसके पैसे देना चाहता हूँ, सूद नहीं देना चाहता, तो आप सेक्शन 13 में जो ये पावर दी गई इसके मुताबिक सिविल कोर्ट में जाके जमा करा दो। मतलब वहाँ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दे दिया है उन्होंने। वेयर एनी सच एप्लीकेशन इज मेड द कोर्ट शैल आफ्टर ड्यू इंक्वायरी पास ऑर्डर्स रिकॉर्डिंग फुल और पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द लोन एज द केस में भी। यानी यहाँ पे कोर्ट जो है उसके नतीजे में ये भी तय कर देगी कि भी कितने पैसे आ गए हैं और कितने रह गए हैं। ये CPC की बातें हो रही हैं यहाँ पे। द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कोड ऑफ CPC फॉर द ट्रायल ऑफ सूट शैल एज फार एज मे बी अप्लाई टू द एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन, कि इधर उन्होंने आगे कह दिया सेक्शन 13 में कि CPC का तलाक होगा। एनी अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर पास बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 2 विद इन 30 डेज एक्सक्लूडिंग द टाइम फॉर obtaining अ सर्टिफिकेट। यानी उसकी लिमिटेशंस दे दी वो सेक्शन 47 में, वो जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस भी इसमें डाल दिया। एक्ट टू ओवरराइड द अदर लॉज, इस एक्ट को ओवरराइड कहते हैं किसी और के ऊपर चढ़ जाना। मसलन ओवरराइड यानी वो दूसरे कवानीन से इसको ओवरराइडिंग इफेक्ट दे दिया। और इंडेमनिटी दे दी, नो सूट प्रोसिक्यूशन अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन इन परसुएंस ऑफ दिस सेक्टर फॉर एन। इन्होंने अपने लोगों को इम्यूनिटी दे दी कि जो इस पर काम करेंगे उसको उनके खिलाफ उनको इंडेमनिटी हासिल होगी। और पावर टू मेक रूल्स, गवर्नमेंट इसके मुताबिक पावर बना करेगी इन द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। एंड वही इस्लामिक वाली बात 17 में आ गई और 18 में ये रिपील कर दिया पीछे वाला जो था। और नया नाम और नया दौर जो है उसके अंदर आते हुए इन्होंने इसको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ला रहे हैं और नए लफ्ज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और इसी के अंदर से यानी ये वो चीज़ें जिसके लिए हमें वेल इक्विप्ड होना चाहिए। वकील साहब को अगर वो बैठे हैं, उनको पता है कोई रॉ मटेरियल आता है, कोई बंदा अपनी कहानी सुनाता है आके, तो उसके पास अगर ये चीज़ें सारी होंगी तो उसको पता होगा कि इसका जो रिलीफ है, जो इसका मैंने केस तैयार करना है, अगर मैंने इसको थाने भेजना है तो कौन सा ऑफेंस मेड आउट करा के भेजना है, अगर इसका जो रिलीफ है वो CPC में है, सिविल में है या कहाँ पे है। तो इसलिए हर आने वाला जो लॉ है ऐसे ही है जैसे हम अपने मोबाइल को देखते हैं, थोड़ी देर बाद वो कहता है अपग्रेड करता है,
तो ये इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई नया कानून आए हमें पता हो कि हम इसकी वजह से जो है वो जो है ना पीछे न रह जाएं किसी से। कोई आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा तो बताएं। सर ये जो आड़त वगैरह आड़ती होते हैं ये किसानों के साथ, अक्सर वो पैसे दे देते हैं कि जी आप ये फसल जो है ना वो हम और फिर वही फसल जब उनको वापस करते हैं तो वो इंक्रीज़ करके जो है ना वो एक तो रेट तय कर लिया कि जी इस दफ़ा आपकी जो है ना वो गंदम का रेट ये होगा, और जब उनको ज़रूरत होती है फिर वही आया कि वो भी इसी जुमरे में आ जाएगा जो किसान के और आड़ती के दरमियान की जो उनकी वो। देखिए अगर उनके अपने कुछ स्पेशल ला में, हम चूँकि हम शहरों में प्रैक्टिस करते हैं, हमें ये आड़त और सिविल के केसेस से मेरा तजर्बा नहीं है, तो रॉन्ग एडवाइस देने से बेहतर है कि बंदा ना दे। अदरवाइज़ अगर तो उनके लिए स्पेशल ला मौजूद नहीं है तो ये सारी प्रैक्टिसेस है हमारी, और जहाँ फिक्सेशन आ जाएगी वहाँ सूद का कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर बिज़नेस आ जाएगा और प्रॉफिट लॉस शेयरिंग आ जाएगी वहाँ हमें किसी ना किसी शक्ल में हमारा मज़हब जो है वो अलाउ करता है। तो इसमें यानी वो हमें आसान सी बात ये होती है कि भी जो भी वो आपके ज़हन में क्वेश्चन आता है उससे मुतल्लिक़ा लॉ को पढ़ें। मतलब जैसे अब गन्ने वाली बात है, यानी यहाँ पे उन्होंने कानून बना के पाबंद किया हुआ कि जुरिसडिक्शन में आने वाला कोई बंदा जी हमें ही गन्ना बेचेगा। मतलब वो अब उस आम कॉन्सेप्ट तो यही, कॉमन सेंस में तो यही आता है कि भी वो जिसकी चीज़ है जिधर मर्जी बेचे, लेकिन जब वो गन्ने की जहाँ मिलें लगी हुई हैं उन लोगों के इर्द गिर्द ये भी पाबंद किया कि कुछ और उगाना नहीं है और गुड़ भी नहीं बनाना आपने। तो ये लेजिस्लेशन हुई है उसके ऊपर। तो वो चूँकि ये यहाँ पे हमारा इस तरह की प्रैक्टिस नहीं है तो मैं इस पर कोई राय नहीं दे पा रहा। जी जनाब। जी सर, काफ़ी डिटेल से डिस्कस हो गया है। ले इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। इसको जो है ना ये हमने सिर्फ अपनी डिटेल डिस्कशन इसलिए की है कि हमें भी याददाश्त रहे, और जो बहुत सारे दोस्त इसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं उनके भी अब हम जो हैं वो दूर हो जाएं। अगर वो क्वेश्चन है इससे मुतल्लिक़ा इस, तो फिर अगर कोई उन्हें, हमें हो सकता है हमने कोई इंटरप्रिटेशन ही गलत कर दी हो, तो अगर कोई हमें करेक्ट करना चाहे तो वो नीचे कमेंट्स में कर सकता है, तो हम उसको यकीनी तौर पे हमारे वो नॉलेज में इजाफ़ा करेगा। थैंक यू वेरी मच।